today's class we will take up reactions of benzene and its derivatives. I am assuming that you have already done the preparation of benzene and its derivatives in the normal class. We are moving on from there into the reaction mechanisms involved. I will be covering two topics, which is substitution electrophilic and also substitution free radical, which are related to these organic compounds. Let us start today's class with the very basic information, which we say benzene shows primarily substitution electrophilic. So, why is the benzene ring only showing this kind of a reaction? Let us go into that study a little bit before we go on to the mechanisms. First and foremost, when I say benzene and I take up now only the first substitution electrophilic, तो अब मेरे पास बेंजीन के ऊपर क्या खास बात है कि आप कहते हो बेंजीन के रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू ही दिखाते हैं. तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे चाहिए Cl प्लस, Cl माइनस या Cl डॉट हो, तो ये रिएक्शन इतनी अच्छी तरह क्यों नहीं होते? क्या प्रॉब्लम है? होते ही नहीं. रीज़न ये है कि जब आप बेंजीन को स्टडी करते हो, बेंजीन के ऊपर पाई जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लाउड है. हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस से, वो एक क्लाउड है इसके ऊपर, जिसको आप कहते हो एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा के हम यही कहते हैं कि एक पाई क्लाउड है इसके ऊपर जो फैल गया है, पाई क्लाउड उसके पीछे, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है मेरे पास, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो Cl प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रोफाइल ये, न्यूक्लियोफाइल ये और फ्री रेडिकल ये. तो आप कहोगे कि ये दोनों क्यों नहीं, या ये रेयर, बहुत रेयर. ऐसा क्यों? क्योंकि अब जब नेगेटिव क्लाउड है तो Cl माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा. वो क्या ढूंढेगा? या तो उसके पास एक प्लस है जिसको उसे अट्रैक्ट करने में फ़ायदा हो रहा है, इसको तो वो रिपेल कर देगा. यहाँ पे क्या चाहिए? आपके पास ये जो रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की, उसको अगर हम कहें 150 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी एनर्जी डीलोकलाइजेशन के कारण ये Cl डॉट को यहाँ पे sp2 कार्बन पे अटैक करने में इतनी आसानी नहीं होती जब तक कि आप UV लाइट ना दें. तो रिएक्शन हो सकता है Cl डॉट से, बट हाई एनर्जी कंडीशन में होगा. तो नॉर्मल अगर हम कहें ये रिएक्शंस बहुत आसानी से होते हैं इलेक्ट्रोफाइल वाले, तो मैं क्या ढूंढती हूँ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है बेंजीन में. बहुत ड्रास्टिक कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे लाइट नहीं चाहिए. और ये रिएक्शंस कौन से टाइप है हम पढ़ चुके हैं, जरा रिवाइज करें. कौन से हमने सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक के रिएक्शंस पढ़े हैं? हमने पढ़ा है फ्रीडल-क्राफ्ट. दो टाइप पढ़े हमने, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन. फिर हमने पढ़ दिया नाइट्रेशन. इन सब की डिटेल में चलते हैं. सल्फोनेशन. इनके रिएक्शंस हमें पता है, बट इनका हमें मीनिंग, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उनके क्यों ये रिएक्शन इस तरह से फेवर हुआ, क्यों इसका प्रोडक्ट ऐसे बना, हम उनकी बात आज करेंगे. इसके अलावा हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कैसे होता है, इसमें 3 सब स्टेप्स: क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन. एक एक करके इस पे हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला लेते हैं हम टॉपिक फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. डिटेल में चलते हैं इस रिएक्शन के बारे में कि इसमें क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इंटरमीडिएट क्या है, ये रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ेगा और इसके क्या लिमिटेशंस हैं. ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिमिटेशन समझें. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट्स विथ CH3Cl alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 under dark condition to give toluene. ये हमने रिएक्शन पढ़ रखा है, ये हमें पता है, ये हमारे को सिखाया गया है. और अगर इसकी रिएक्शन आगे AlCl3 के साथ फिर से की जाए, मतलब AlCl3 हो और CH3Cl और हो, तो रिएक्शन आगे भी जा सकता है. तो ये रिएक्शन क्या है, हम कहेंगे ऑर्थो और पैरा पे आपका प्रोडक्ट बन सकता है. ये रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. तो जरा समझें इसमें क्या रिएक्शन देखने में सरल है, हो क्या रहा है. इसमें हो ये रहा है कि आपके पास AlCl3 एक लुईस एसिड है. लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है. जब आप इसको रिएक्ट करते हैं CH3Cl के साथ, क्योंकि ये डेफिशिएंट है,
एक हैलोजन कैरियर की तरह बिहेव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ Cl को अगर अट्रैक्ट करें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो स्टेप 1 है मेरे पास AlCl4- बनेगा और संग में पहला इलेक्ट्रोफाइल Cl+। सॉरी, स्टॉप, यहाँ से 1 मिनट के लिए दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। AlCl3 बनेगा और साथ में बनेगा CH3+। ये है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट करना है, ये स्टेप 1। स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा अटैक ऑन बेंजीन। बेंजीन है मेरे पास, तो इस कंडीशन पे अटैक ऑन बेंजीन इज स्टेप 2। तो अगर हम इसे लिखिए, स्टेप 2 पे मेरे पास है बेंजीन। अब वो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना वो है CH3+। बेंजीन के ऊपर CH3+ का अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और आपके पास एक पाई क्लाउड है रिच बेंजीन के ऊपर। तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन का एक जो है डेंसिटी बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा और एक आपका कार्बन जो है वो sp2, ये भी sp2 है, ये सारे sp2 हैं, ये sp3 हो गया। तो अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें, वो है ही नहीं प्लेनर, सारा रिंग एक तरह और ये रिंग के बाहर, तो ये ग्रुप बाहर है, एरोमेटिसिटी नहीं है। मुश्किल है क्योंकि आपने एरोमेटिसिटी तोड़ दिया। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा इस रिएक्शन का। हम पहुंच गए एरिनियम आयन की तरफ। इसको नाम एरीन, एरोमेटिक कंपाउंड एरिनियम आयन कह रही हूँ ये कि रेजोनेंस है, डबल सिंगल प्लस की कंडीशन देख रहे हैं, तो ये स्प्रेड इस पे आ सकता है, ये आगे स्प्रेड हो सकता है, बट इस तक नहीं जा सकती क्योंकि प्लेन के तो बाहर है। तो पहली कंडीशन होती है रेजोनेंस की कि वो उसी प्लेन में हो, ये प्लेन के बाहर है। तो आपके पाई क्लाउड यहाँ तक नहीं जाएगा। तो एरिनियम आयन क्या कहें, कहाँ तक है? एक कार्बन को छोड़ के ये सारे के ऊपर फैला हुआ है, इसको कहते हैं हम एरिनियम आयन। उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे इंटरमीडिएट सारे दिखाने थे, बट फाइनल हाइब्रिड मैंने दिखाया वो है ये। बनाना मुश्किल बट बन गया। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा? अब क्योंकि एरोमेटिसिटी वापस चाहता है, तो एरोमेटाइजेशन, क्या चीज, एक चीज बाहर निकले, बट कोई चीज जो बाहर निकलेगी तब वो डेंसिटी वापस जाए, तब कंप्लीट हो। तो अब लास्ट स्टेप 3 एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या, आप इस स्पीशीज पे हैं और मैं एक पर्टिकुलर केस ले रही हूँ, यही वाला बना देते हैं दोबारा। ये मेरे पास सिस्टम है, तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम में मेरे पास एक CH3 और H है। क्या चीज़ होगी इसमें से जो हेल्प करेगी मेरे रिएक्शन को, एक H+ को निकालें तो एरोमेटिसिटी आ सकती है वापस। तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट यहाँ बचा हुआ है AlCl4-। तो क्या करेगा AlCl4-? इस स्टेप में AlCl4- H को S+ लेके जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहीं छूट गए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, वापस रिंग कंप्लीट, एरोमेटाइजेशन हुआ ये, और इसे फायदा होगा तो ये फास्ट स्टेप होगा, होना चाहेगा। तो मेरा आंसर अब बना कि मेरे पास रिंग कंप्लीट हो गया और CH3 सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन गया मेरा प्रिपरेशन ऑफ टॉलुइन फ्रॉम बेंजीन एंड दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप क्योंकि मैंने ऐड किया, तो ये मिथाइल इथाइल रिएक्शन जब हम करें तो हमारा आंसर आसान है, ये करना हमें समझ आता है। स्टेप्स देखिए दोबारा से। जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप हमेशा वही होगा। तो स्टेप 1 जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा हमें। वंस दैट इज डन, you now have to attack the electrophile, attack of electrophile on benzene. And last step will be, जो हमने इसे समझा, last step would be aromatization, substitution हो गया ये। तो let's see, ये अगर बेसिक 3 स्टेप हम कोई भी रिएक्शन जो मैंने बेंजीन के सारे लिखे अप्लाई करें, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, दूसरे स्टेप में अटैक करो और तीसरे वाले में प्रोडक्ट बनाओ, हमें समझ आता है। बट अब मेरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है इस रिएक्शन की। जरा देखिए लिमिटेशंस क्या है। ये रिएक्शन अगर आगे चले तो ये क्या यहीं रुक जाएगा कि आगे चल देगा, जरा उसको समझते हैं। तो अब लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो लिमिटेशंस पे चलते हैं। तो लिमिटेशन इस रिएक्शन की क्या है, लिखो जी। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे को दिमाग में आना चाहिए लिखते वक्त कि एक चीज़, ये रिएक्शन में अगर मैं कहूँ कन्वर्ट करो बेंजीन के ऊपर अब प्रोपाइल बेंजीन बना, तो आप कहोगे ठीक है,
इसमें क्या है, यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड डाल देते हैं। अब मुश्किल क्या आती है ज़रा देखें, कहाँ मुश्किल आने वाली है। मुझे अब क्वेश्चन दिया गया है बेंजीन को प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करिए, तो प्रोपाइल बेंजीन इसी को चेंज करते हैं। मुझे चाहिए CH3 CH2 CH2 Cl, तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लग जाए CH2 CH2 CH3, नहीं हो रहा, ये माइनर प्रोडक्ट है, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो कहाँ पे लिमिटेशन, प्रॉब्लम कहाँ आई, अब हमें समझना पड़ेगा इंटरमीडिएट को फिर से, तो ये आंखें बंद करके क्वेश्चन करने में मुश्किल आने वाली है। तो अब कैसे चले, अब इसको समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से, और वो ये कि जब भी आपके पास CH3 CH2 प्रोपाइल ग्रुप हो, पहला स्टेप AlCl3 के साथ मुझे क्या करना था, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 Cl को अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 प्लस कार्बोकैटायन बनना है। बट मुझे पता है ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। अब एक चीज़ समझे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से रिविजन करें, 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बोकैटायन शिफ्ट करता है, हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल। इन दिस केस उसके पास ऑप्शन क्या है, सेकेंड वाले कार्बन पे अगर ये H शिफ्ट हो तो वो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। वो 2 डिग्री का तो फायदा है, उसकी स्टेबिलिटी, क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बढ़ गए, तो इसका मतलब वो 1 डिग्री नहीं रुकेगा, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में रीअरेंज होगा। कौन सी शिफ्ट हुई, H माइनस शिफ्ट, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्ट्स 3 हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी थी, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट बनने से कार्बोकैटायन जो मुझे मिला वो 2 डिग्री मिला मेजर, और उससे फायदा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि कार्बोकैटायन अब ये है, मैकेनिज्म को आगे ध्यान में रखते हुए मेरा आंसर अब क्या होगा, अटैक तो इस पे होगा ना। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, आफ्टर ऑल माई सीरीज ऑफ रिएक्शंस, एरोमेटाइजेशन, ऑल द इंटरमीडिएट, मेरा आंसर क्या बना, मेरा आंसर तो अब ये बन गया, क्योंकि मैंने क्या बनाया था, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनाया था मैंने तो ये लिया था नॉर्मल प्रोपाइल, मेरे को मिलना चाहिए था ये, बट मिल क्या रहा है, मेजर प्रोडक्ट अब मुझे मिल रहा है आइसोप्रोपाइल। तो 2 कार्बन के आगे अगर तीसरा कार्बन लगाओगे स्ट्रेट चेन में तो रीअरेंजमेंट होना ही है, और मेरा आंसर क्या होगा, अब क्यूमीन मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं होगा। ये पहली लिमिटेशन ऑफ फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरी लिमिटेशन पे चलो, तो लिमिटेशन नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 2 इज पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज पॉली सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिएक्शन एक जगह पे रुकेगा नहीं, वो आगे चल देगा। तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा रिएजेंट है, मैंने मिथाइल क्लोराइड वाला क्वेश्चन दोबारा करें, और ये रिएक्शन आगे क्यों चल देगा अब आप बताएंगे। CH3Cl मैंने लिया, एक्सेस लिख दिया यहाँ पे, तो आप कहोगे तो पहला स्टेप तो मुझे समझ आ ही गया, CH3 प्लस AlCl3, आई हैव फॉर्म्ड द इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं समझ रही हूँ पहला तो टॉल्यूइन बनना ही है, बट जरा देखें अभी मेरे पास AlCl3 जो है वो हाइड्रोजन कैरियर वापस लास्ट स्टेप में फिर से बन गया था। तो व्हाट विल आई से, AlCl3 एनहाइड्रस ऑलरेडी रिएक्शन में है, साथ में आपने और CH3 प्लस अगर बना लिया, वो कहाँ से, CH3Cl वहाँ पे मौजूद था। तो ये जो है डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन का रिंग इससे कहीं ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया है। तो अगर कहीं ज़्यादा और एक्टिवेट हो गया है तो मैं क्या कहूँगी, रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, रिएक्शन और आगे चल देगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय रेजोनेंस 3 जगह पे माइनस चार्ज बढ़ा रहा है बेंजीन से, एक्टिवेटेड है, तो ये रिएक्शन फिर से आगे चलेगा। जो मैंने पहले आपको फ्रीडक्राफ्ट में बताया, रिएक्शन रुकेगा नहीं। और कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस आती है ज़रा देखें, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, स्टार्टिंग विद हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला शिफ्ट हमने कहा ये H प्लस बाहर निकला, ये शिफ्ट हुआ माइनस, तो यहाँ तक हाइपर कॉन्जुगेशन था, उसके आगे रेजोनेंस फैल रहा है, और इस कंडीशन से मेरे पास पहला स्ट्रक्चर बनता है। बट ये रिएक्शन आगे शिफ्ट होने के बाद पैरा पे भी जाएगा, तो इसका मतलब आई कैन प्रिज्यूम कि टॉल्यूइन के अंदर ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पहला CH3 प्लस एक्टिवेटेड रिंग
दो जगह पे, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पे, तो ये प्रोडक्ट प्लस एक और मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये, और रिएक्शन रुकेगा नहीं। अगर CH3Cl एक्सेस डालोगे तो ये प्रॉब्लम है फ्रीडल-क्राफ्ट की, लिमिटेशन है कि ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। अगली लिमिटेशन देखें, एक और लिमिटेशन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, वो है कि अगर वहाँ लिखा हो CH3Cl एक्सेस, इसका मतलब ये रिएक्शन में कुछ खास होने वाला है। रिएक्शन जो है पहले स्टेप पे रुकेगा नहीं। ये अगर टॉलुइन बनाया हो तो मैंने बताया कैसे बनाया, 3 स्टेप लगाए हमने, पर आगे अगर और लिखा हो CH3Cl, क्योंकि एक्सेस लिखा है, AlCl3 कैटलिस्ट है, वो वापस हमेशा मौजूद होगा, बन जाएगा, तो ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, आगे चले जाएगा। पॉली सब्सटीट्यूशन मतलब पहले ऑर्थो और साथ में मेरे पास पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है सोचना हमें कि ये डाईमिथाइल डेरिवेटिव कैसे बन गए, तो जाइलिन कैसे बन गया, ऑर्थो और पैरा। रीजन है, जब आपने कहा ये CH3 लगा, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग मतलब रिंग जो है और ज़्यादा माइनस हो गया है, तो CH3Cl अगर और रखेंगे तो रिएक्शन क्यों यहाँ रुकेगा, वो और CH3 प्लस बना। एक्टिवेशन इसकी कहाँ है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से 3 जगह उसके ऊपर आने वाला है, तो इसलिए ऑर्थो पे और पैरा पे मेरा प्रोडक्ट रुकेगा। इसके आगे भी जा सकते हैं अगर CH3Cl और हो, तो ये क्या हुआ, हमारी लिमिटेशन है। एक्सेस में जब वर्ड लिखा है तो रिएक्शन ज़रूरी नहीं है सिर्फ टॉलुइन पे रुक जाए, ये आगे जाइलिन में जा सकता है और इससे आगे मेसिटाइलिन में जा सकता है। 1, 3, 5, if it is excess, this is मेसिटाइलिन, it can go up to xylene, but why only ortho and para? I hope हमें याद है ऑर्थो और पैरा क्यों, क्योंकि आपने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल ग्रुप का रेजोनेंस से फॉलो करके ऑर्थो और पैरा में ही जाएगा, तो लिमिटेशन दूसरा। तो हमारी क्या लिमिटेशन रही, रिकैपिटुलेट करें। फ्रीडल-क्राफ्ट में एक लिमिटेशन ये रही कि कार्बोकैटायन रीअरेंज क्योंकि होगा, इसलिए वो एक नहीं, आपको प्रोडक्ट जो है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा जब कार्बन 2 से ज़्यादा हो। दूसरी लिमिटेशन क्या समझ आए, पॉली सब्सटीट्यूशन। एक पे आपको तो ये चाहिए था बट प्रोडक्ट ये और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो है हर बारी मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं या कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, वो डोनेटिंग ग्रुप है, इसके लिए एक्टिवेशन बढ़ गई और रिएक्शन आगे जाके चल सकता है, आगे चला जाएगा। अब चलते हैं ऐसे ही अप्लाई करते हैं ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा, बाकी के सारे रिएक्शन में इनको अप्लाई करके देखें कि हम किस तरफ हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, we'll try all these reactions one at a time and try and work out what is our solution and how they are going to help us in problem solving. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं IIT के, तो पहले बेस ये वाली चीज़ें का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगले पे चलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अगला रिएक्शन। अब मेन मैकेनिज्म तो हमें समझ आ गया, उसके स्टेप क्या, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन, और तीसरा क्या, एरोमेटाइजेशन। ये तो हमें समझ आ गया। सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा, बेंजीन का जो है रिंग एरोमेटिक से जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करोगे, वो सबसे मुश्किल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब कोशिश करते हैं एसाइलेशन समझे। रिएक्शन है क्या, बेंजीन प्लस CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड, इसे हम कहेंगे ये अब AlCl3 एनहाइड्रस के साथ जब हम रिएक्ट करें तो रिएक्शन में क्या हो रहा, वही AlCl3 तो मुझे पता है क्या है, एक लुईस एसिड। क्या करेगा सोच के बताओ, CH3COCl में कौन सा ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है, अगेन Cl माइनस शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा कार्बोकैटायन, आप कहोगे इसीलियम आयन बना। इसीलियम आयन, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कौन सी कंडीशन सोचें, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, बताओ कौन सी, सोच के बताओ। तो ये है, देखो तो ज़रा, ऑक्टेट कंप्लीशन, तो CH3C, ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इसीलियम आयन इस इंटरमीडिएट में जो बना रीअरेंज नहीं हो सकता। तो फर्क क्या हुआ, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट था, एसाइलेशन में कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना बैठे हैं रेजोनेंस के कारण। तो एक लिमिटेशन जो वहाँ है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप 3, 4, 5 CO लगाने के बाद कीटोन, 4 कार्बन का कीटोन बना सकते हैं बेंजीन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होना है। तो स्टेप क्या देखिए, यही फर्क था दोनों में। तो
तो अब ये अगर आगे देखें तो अटैक करने के बाद जो डिटेल में अब मैं नहीं जा रही हूँ, बट आई होप हमें समझ आ गया। CH3CO ऑक्सीजन से तो अटैक कर ही नहीं सकता, उसको ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन से ही अटैक करना पड़ेगा दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। मेरा प्रोडक्ट क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बना। अब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म ना भी लिखूं, आई होप हम समझ गए कि ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफिनोन। स्टेप्स फिर से वही पिछले वाले रिएक्शन वाले, बट एसिटोफिनोन बनाने का तरीका क्या हुआ और लिमिटेशन क्या आपने ओवरकम कर ली कि इसमें नहीं होगा रीअरेंजमेंट। तो फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो मैकेनिज्म से अच्छे। अगर आपको क्वेश्चन दूं मैं, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या हम इस रिएक्शन को पूछूं मैं करेंगे तो प्रोडक्ट क्या, तो आप कहोगे इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट, आपने बेंजीन ये डाला है, AlCl3 डाल दी, यहाँ तो Br लगा है, कोई बात नहीं, Br क्या है, वो भी तो एक हैलोजन है, माइनस बनना चाहता है, AlCl3 इस Br माइनस को भी एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं कि सिर्फ Cl को ढूंढता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरे को देखना है कि मेरा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH2 प्लस तो बनेगा, क्योंकि ये Br ने एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम फिर से आई, हम क्या जानते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में कुछ होने वाला है, बताओ क्या क्या चीज अभी याद दिलाई मैंने, एक चीज होगी जिससे वो स्टेबलर हो जाए। कौन सी शिफ्ट कहोगे, यहां से एक शिफ्ट होगी जिससे ये ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सी चीज शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट करें कि मिथाइल करें, हाइड्राइड शिफ्ट करती हूं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करती हूँ तो वो फिर से वापस 2 डिग्री, कोई फायदा नहीं हो, 3 में जाएगा डिग्री के 2 डिग्री, 3 डिग्री बनने की कोशिश करेगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, देखो जी हाइड्राइड शिफ्ट हुई, क्या बन गया, CH3 CH3 प्लस CH3, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना चुके हो। अब जब बीच में बेंजीन डालेंगे, मैकेनिज्म नहीं चाहिए, मेरा प्रोडक्ट आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या आया बताओ, क्या लगेगा इसके ऊपर, अब आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल लगने वाला है, और नहीं जिस तरह से आपको मॉलिक्यूल दिया गया था, यहां से नहीं जुड़ा, आपके पास सेंटर से हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मेरा मेजर प्रोडक्ट ये बना। ये आपका IIT क्वेश्चन आपने खुद समझ के अगर सॉल्व किया तो 3 चीयर्स, तुम्हें समझ आ गई। पर अगर आपने गलती की तो दोबारा जब भी फ्रीडक्राफ्ट का क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, कार्बोकैटायन बनाना है, उसको चेक करना है कहीं वो स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा, अगर छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत, कनेक्ट करना है इस चीज से। तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड मैंने डाल रखे हैं, वो जरूर करो ताकि आपको हर बारी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ध्यान में रहे। अगला रिएक्शन लेते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में हम क्या कह रहे हैं, वही चीज कुछ दिखनी अब स्टार्ट हो गई होगी आपको, जो आप कह रहे हो Cl2 एनहाइड्रस Cl3, मैकेनिज्म में मुझे तो ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है, Cl2 साथ में AlCl3 लुईस एसिड, क्या होने वाला है AlCl4 माइनस इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, अटैक करोगे 2 स्टेप के बाद मेरा प्रोडक्ट क्या, क्लोरोबेंजीन। आई होप समझ आ गया, बेंजीन का अटैक। तो मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, जब मोमेंट आपको समझ आ जाए आपका जॉब इज डन। तो ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन। अगर लिखा होता मेरे पास है, सिर्फ पहचानो काम क्या हो रहा है, FeBr2, ये क्या काम है, इससे मेरा प्रोडक्ट ब्रोमिनेशन हो रही है, बट ये क्या काम किया मुझे तो नहीं समझ आ रहा। FeBr2 क्या काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि Fe रिएक्ट्स विद Br2, रिएक्शन जब शुरू हुआ तो बना FeBr3, बट ये तो लुईस एसिड दिख रहा है ना, फिर से वही AlCl3 की तरह क्या करेगा, आगे Br और है तो ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है, और क्या ले लेगा आप, फिर से Br माइनस निकला, तो मेरे पास बन गया FeBr4 माइनस, फिर से इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस। तो पहचानो जहां पे लिखा है FeBr2 वही चीज है, क्लोरीन AlCl3 जो कर रहा था, आगे पहले बना FeBr3, ये फिर से लुईस एसिड और अटैक आगे, गिविंग यू FeBr4 माइनस Br प्लस, फिर बेंजीन पे अटैक करो। आई होप समझ आ गया ये कैसे ब्रोमो डेरिवेटिव हमने इससे तैयार किया। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन 2 रिएक्शन जिसके हम इलेक्ट्रोफाइल पहचान चुके हैं। अब नाइट्रेशन ट्राई कर लेते हैं, एक रिएक्शन जिसमें हमें फिर से प्रॉब्लम आने वाली है कि वो कैसे NO2 ग्रुप बेंजीन पे लगता है, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखें फिर से। तो अब मैं लिख रही हूं नाइट्रेशन। बेंजीन की नाइट्रेशन, तो बेंजीन पे नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप।
NO2 ग्रुप कैसे अटैक करेगा, प्लस माइनस के डॉट, सीधा आंसर है प्लस अटैक करेगा क्योंकि क्लाउड जो है बेंजीन का उसे खींचेगा। तो NO2 प्लस बनाओ, कैसे बनाओ, ये मिक्सचर मुझे NO2 प्लस बना के देता है, कैसे बनाता होगा, हम देखें नाइट्रिक एसिड है ये, इसके अंदर जब H प्लस H2SO4 से आएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन होते ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर है तो ये बन गया। अब ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव और बढ़ा दी है तो ये बॉन्ड टूटेगा और मेरा आंसर क्या, NO2 प्लस प्लस H2, ये बन गया ना इलेक्ट्रोफाइल। अटैक आपको पता है, प्रोडक्ट पता है, तो क्या मेरा आंसर होना चाहिए, नाइट्रेशन से NO2, ये बनेगा NO2। NO2 प्लस का अटैक मैं कर रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैक बेंजीन पे, ये प्रोडक्ट प्लस यहाँ होना चाहिए था। तो NO2 प्लस क्या है, एक इंटरमीडिएट जो मैंने बनाया इस रिएक्शन से नाइट्रेशन के लिए। तो आई होप हमें आज की क्लास में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो हो रहा है बेंजीन के ऊपर, चाहे Cl प्लस बनाओ, NO2 प्लस बनाओ, फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में R प्लस बनाओ, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखते हुए, और फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन में उसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है। अब एक रह गया रिएक्शन हमारा, वो है सल्फोनेशन जो मैंने लिखा था। तो सल्फोनेशन में हमने क्या करना है, H2SO4 हम बीच में डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। अब उसका क्या काम है, कॉन्सेंट्रेट और साथ में लिखा होता है फ्यूमिंग या ओलियम, तो कॉन्सेंट्रेट लिखा है, फ्यूमिंग लिखा है, ओलियम लिखा है। चलो देखें इसके बारे में क्या हमें समझना है। सिर्फ इंटरमीडिएट समझा रही हूँ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन किस तरह से की गई, आपने इसमें डाला है फ्यूमिंग H2SO4 या फिर ओलियम। तो ये पहचानना पड़ेगा कि H2SO4 के अंदर जो डिजॉल्व्ड SO3 है वो इसे ओलियम बनाती है। तो व्हाट इज द रोल और व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज SO3। आपको कोई प्लस चार्ज तो है नहीं, SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो है कैसे, इलेक्ट्रोफाइल का एक देखें हम, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो SO3 में एक पोटेंशियल है, जब आप एक सल्फर का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल सही। तो आपने कहा S के ऊपर प्लस आ सकता है, O पे माइनस आ सकता है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एसिडिक मीडियम है तो ये भी तो बन सकता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड अ प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अटैक बेंजीन पे करने के बाद मेरा प्रोडक्ट क्या, ये बताना है अब आपको, ये आंसर क्या लिखूं, 2 मिनट लगाओ। किस तरफ से अटैक होगा, S से अटैक होगा, तो मेरा आंसर क्या बना, आंसर मेरा बना SO3H, नाम क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल पहचानो, जब क्वेश्चन करो ध्यान रखो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और आपके IIT के क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक के बाद कनेक्ट करना है वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स के लिए है, और वो है सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल। तो अभी तो मैंने कहा रिंग पे फ्री रेडिकल अटैक नहीं करेगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपका क्वेश्चन है ये, टॉलुइन दिया गया है, बीच में डाला है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया फ्री रेडिकल कब जनरेट होगा, पार्टिकल को तोड़ोगे, बट कैसे, या लाइट डालो या हाई टेम्परेचर डालो या उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डालें ताकि Br डॉट बने। तो Br डॉट तो बन गया, ये मुझे समझ आ गया, लाइट ने क्या किया होगा, ब्रोमीन को तोड़ा, Br डॉट बन गया। Br डॉट अटैक कहाँ करे, एक तो बेंजीन रिंग पे जा सकता है, ऑप्शन एक, ये वाले जो बॉन्ड हैं सब्स्टिट्यूट होने हैं, मतलब एक बाहर जाए और उसकी जगह Br डॉट ले। अब आपको मुझे बताना है, मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक है कि जब ये Br डॉट अटैक हो ये रिंग के ऊपर जाए कि साइड चेन पे जाए, मेरा आंसर है ये। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं, जब भी ये क्वेश्चन में हम फंस जाएं और चॉइस ना निकाल पाएं कि ये प्रोडक्ट मेरा Br रिंग पे आने वाला है, ऑर्थो या पैरा कुछ भी, मेरा आंसर ये क्यों है और ये क्यों नहीं, मुझे इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या, ये ऐसा कब होगा, साइड चेन के ऊपर हमेशा Br डॉट, क्योंकि किस तरह का बिहेवियर है, एल्केन टाइप है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और रिंग के ऊपर क्या चीज़ अटैक करती है, Br प्लस। तो Br प्लस अगर लिखा होता, कैसे बनाया मैंने Br प्लस, AlCl3 या फिर AlBr3 एनहाइड्रस लिखा होता और साथ में ब्रोमीन लिखा होता, तो मेरा आंसर क्या होता, आप डालते Br रिंग के ऊपर। इंटरमीडिएट क्या बना था, ये था आपके पास
अगर टॉल्वीन लेती हूँ तो टॉल्वीन पे क्या करूँ, यहाँ CH3 और ये कौन सी पोजीशन, ऑर्थो प्लस पैरा। तो अब मुझे पहचानना है ये कब कैसे चलेगा और क्यों। जब टॉल्वीन लेते हो और आपने ब्रोमीन लाइट डाला तो सब्स्टिट्यूशन जो है साइड चेन पे, बट अगर आपने डाल दी AlCl3, क्या जनरेट किया आपने, Br प्लस रिंग पे जाएगा, साइड चेन पे नहीं जाएगा। तो इसका अब मैकेनिज्म, इसका रीजन समझे, बट डिफरेंस समझ लें। पहचानो रिएजेंट कब जाएगा साइड चेन पे, जब आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन साइड चेन पे होगी, जब लाइट लिखा हो, ब्रोमीन लिखा हो या फ्री रेडिकल की कोई भी चीज़ दी हो। जब आपको रिंग के ऊपर जाना है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, तब वो रिंग पे जाएगा। अब पहचानो कौन से में क्या होने वाला है, क्वेश्चन जब दिया जाए वो पहचानना आना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने जैसे ये दिया, अब देखते हैं कहाँ पे जाएगा। अगर टॉल्वीन ना कोई और रिएजेंट ले लूँ तो वो कहाँ जाएगा। अब इसको मैं कर रही हूँ इथाइल बेंजीन, आपको मैंने क्वेश्चन दिया इथाइल बेंजीन प्लस ब्रोमीन लाइट, आंसर बताओ कहाँ जाएगा। इथाइल बेंजीन प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब इसका मुझे पहली चीज समझ आ गई, क्या है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल रिंग पे जाएगा कि साइड चेन, आपका आंसर है साइड चेन। साइड चेन पे क्यों जाएगा और किधर जाएगा, अब सोचते हैं। यहां पे अब प्रॉब्लम आ गई है, कार्बन 2 हैं, तो Br डॉट जो आपने जनरेट कर लिए 2, वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे। ये बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। अब आपको हेल्प करेगा कि मैं समझूं कि यहाँ पे अगर पहला फ्री रेडिकल बने तो आपके पास एक फ्री रेडिकल बना, ये दूसरी ऑप्शन थी। कंपेयर करना है मुझे, फ्री रेडिकल बन सकता है, 2 फ्री रेडिकल में से कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज्ड। तो द मोमेंट आप फ्री रेडिकल बनाओ, पहले देखें रेजोनेंस की कंडीशन है कि नहीं है। रेजोनेंस की कंडीशन डबल सिंगल डॉट है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन, डबल सिंगल सिंगल डॉट, नो रेजोनेंस। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज, ये तो नॉर्मल 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, नहीं इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक, और वो भी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। बेंजाइलिक क्यों, डबल सिंगल डॉट, तो ये है बेंजाइलिक, और जब एक मिथाइल साथ में लगा हो तो 2 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबलाइज्ड। तो अटैक मेरा Br डॉट का कहाँ होने वाला है, इस कार्बन के ऊपर, और मेरा प्रोडक्ट होगा Br डॉट, and this is what my final answer should be. अगर एक्सेस में ब्रोमीन होता तो ये रिएक्शन और आगे जा सकता है, बट कहाँ, फिर वहीं आगे नहीं जाएगा, पहले यहीं जाएगा। तो अगर मेरे पास फिर से दिया हुआ है ब्रोमीन और साथ में दे रखा है लाइट, आगे मत जाओ, वो तब होगा जब ये दोनों पोजीशन भर जाएं, बट पहले फिर से ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव। तो मेरा आंसर हुआ पहला Br, दूसरा Br, अब CH3 is going to be the major product with excess of bromine. Even if it's more than that, I will then only think of the 1 degree carbon. I will only stick to benzylic as the major product. तो आज की क्लास में हमने एक चीज समझी, बेंजीन के रिएक्शंस रिंग पे कौन से होते हैं, किससे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस। और साइड चेन पे किससे होते हैं, साइड चेन में होंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक प्लस नहीं चाहिए, वो एक एल्कीन टाइप स्पीशीज है, तो फ्री रेडिकल वहाँ पे अटैक करेंगे। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, दोबारा रिवाइज करो, हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक कॉमन एग्जाम्पल है। कहीं NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिखा हो, चांस है कि वहाँ पे भी मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्री रेडिकल। NBS है क्या, वो एक छोटा सी चीज़ समझा दूँ, ये है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। जब आप इसके ऊपर लाइट डालोगे तो ये 2 फ्री रेडिकल देने वाला है, एक बड़ा सा और दूसरा। तो ये किसका जनरेटर हुआ, क्योंकि ये बड़ा है, आपका Br डॉट जो होगा अब फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो जो आप काम लाइट डाला है NBS के साथ, तो Br डॉट फिर से सोचो, Br डॉट जनरेटर है। और अटैक जब भी हो, अब मेरा एक क्वेश्चन करो, सपोज मैंने कहा मेरे पास ये वाला क्वेश्चन दिया है, CH3 है, और अब मैं कह रही हूँ इसमें मैंने NBS डाला, तो प्रोडक्ट कहाँ लगाओगे, मुझे वो वाला कार्बन देखना है जहाँ पे डॉट बनते ही रेजोनेंस ज़्यादा फायदे में आए। तो आपका आंसर एक तो हो सकता था, चलो चॉइसेस बनाएं, एक तो हो सकता था यहाँ पे लगा दें, दूसरा हो सकता था यहाँ पे लगा दें, और तीसरा हो सकता था यहाँ पे लगा दें।
कौन सा आंसर सही है? अब आप बताओ मुझे। तो आपका आंसर कनेक्ट करते हुए क्या देखें, डॉट लगा के हर जगह चेक करो, H हटाओ डॉट लगा दो। तो पहला यहाँ पे अगर डॉट लगाऊं यहाँ पे तो चेक करो, यहाँ पे डॉट लगाते ये कौन सा टाइप, इंडक्टिव भी है, डबल सिंगल डॉट भी है, तो जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हटा के पहले डॉट लगा के देखते हैं। डबल सिंगल डॉट प्लस इंडक्टिव, एलाइलिक पोजिशन, फायदा है और रेजोनेंस में है, इधर डॉट लगा के देखते हैं। यहाँ पे जब बी आर हटाओगे डॉट, डबल सिंगल सिंगल, इसके ऊपर आपके पास डॉट आ रहा है, यहाँ पे डबल सिंगल डॉट, यहाँ उसके आगे नो रेजोनेंस। यहाँ देखिए sp2 से डॉट लगा रहे हो, बहुत मुश्किल। तो मेरा आंसर क्या हुआ तीनों केस में, अगर NBS लिखा है और या फिर यहाँ पे ब्रोमीन लाइट लिखा होता, आंसर आपका फिर भी क्या होता, मेजर ये होता। उसके बाद ये वाला जो एलाइलिक पोजीशन है यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ नहीं है। तो अगला स्टेप अगर हम करते हैं कि एक्सेस में डाला होता, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था, CH3। अगर Br एक इधर लग चुका है, अगला Br यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी डबल सिंगल डॉट वाली कहानी फिर से आएगी। हटा के देख लो, यहाँ Br जहाँ मैंने लगाया डॉट लगा के देखो, डबल सिंगल डॉट, बट क्योंकि वहाँ पे इंडक्टिव नहीं है, थोड़ा सा कम। तो आई होप अब हमें इसके क्वेश्चंस करने में जो मॉड्यूल में हैं, फ्री रेडिकल के क्वेश्चन करो या सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक करो, इंटरमीडिएट का ध्यान रखो। क्वेश्चंस IIT में हमेशा इंटरमीडिएट के बारे में है। आपको समझ आया इंटरमीडिएट तो आगे बढ़ोगे, रट्टा नहीं है ये टॉपिक, समझ के करना है।